आरक्षण पर रण खोल कांग्रेस महाभारत 2024 में पिछले 10 सालों में पहली बार बीजेपी के खिलाफ एक नैरेटिव सेट कर पाई। पहली बार बीजेपी को कांग्रेस के आरोपों पर जवाब भी देना पड़ा। लेकिन अब पीएम मोदी ने एक ऐसा सवाल पूछा है जिसका जवाब देने की बारी कांग्रेस की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रश्नकाल। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। दरअसल जब भी आरक्षण पर बहस होती है तो जाति और गरीबी के बीच कोई बैलेंस नजर नहीं आता। सियासत इन दो शब्दों का अपने लिए चुनाव मौका देखकर करती है। पीएम मोदी ने कांग्रेस से पूछा कि क्या ब्राह्मण बनिया परिवार में गरीब नहीं होते। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने सोचा ही नहीं कि सामान्य वर्ग में भी गरीब होते हैं। इधर कांग्रेस के घोषणा पत्र के वादों में आरक्षण और हिस्सेदारी को देखते हुए कांग्रेस को अब अनकहा भी क्लियर करना चाहिए। तो आज प्रश्नकाल में इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको मिलवा देता हूं। बीजेपी प्रवक्ता आशीष चतुर्वेदी जी मेरे साथ हैं और कांग्रेस प्रवक्ता किशोर शर्मा जी मेरे साथ हैं। कुछ ही देर में राजनीतिक विश्लेषक भी होंगे। आप दोनों का स्वागत है फिलहाल समाचार प्लस पर। आशीष जी, आपसे मैं शुरुआत कर रहा हूं। आशीष जी, मैं चाहता हूं, देखिए, संबोधनों से इतर जब आप कोई बात कहें तो उसे साबित करने के लिए भी मैटर होना चाहिए। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि कांग्रेस को ब्राह्मण बनिया इन टोटलिटी सवर्ण कहना चाहते थे। चलिए, आप राजपूत वगैरह सब जोड़ लीजिए, साबित कीजिए कि कांग्रेस उनकी विरोधी रही है। देखिए स्वप्निल जी, हमको पहले समझना पड़ेगा कि कांग्रेस का जो रवैया है वो आरक्षण के प्रति क्या रहा है। मैं वहां से अपनी बात को स्टार्ट करना चाहता हूं। ठीक है। काका कालेलकर कमीशन बना और उसकी रिपोर्ट आई 1953 में बना, 1955 में उसकी रिपोर्ट आई और बहुत लंबे समय तक देश में कांग्रेस की सरकार थी, प्रांतों में भी कांग्रेस की सरकार थी। उस रिपोर्ट पे कांग्रेस ने कोई एक्शन नहीं लिया। 1979 में जब जनता पार्टी की सरकार थी मोरारजी देसाई की, तब मंडल कमीशन बनाया गया और जब तक उसकी रिपोर्ट आई तब केंद्र में वापस कांग्रेस की इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में सरकार आई। 1980 से लेकर के 1989 तक वो मंडल कमीशन की रिपोर्ट आप देखिए, उस पर कांग्रेस ने कोई ध्यान नहीं दिया, वो धूल फाकती रही। और 1989 में जब सरकार बनी संयुक्त मोर्चे की, जिसमें बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का समर्थन उसको हासिल था, तब जाकर के मंडल की रिपोर्ट देश में लागू हुई। ठीक है। तो ये कांग्रेस का चरित्र रहा है। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस ने पूर्व में गलतियां की हैं, ये तो राहुल ने कहा। नहीं, देखिए स्वप्निल जी, हमको ये समझना पड़ेगा कि कांग्रेस, जैसे अभी आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में बोला था कि क्या कारण रहे कि कांग्रेस ने आरक्षण की बात छेड़ी। आपको ध्यान होगा कांग्रेस पिछले कुछ समय से जातिगत जनगणना की बात कर रही है। 1951 से लेकर के 2011 तक सेंसस हुआ, उसमें अधिकतर समय केंद्र में कांग्रेस का शासन रहा, लेकिन कांग्रेस के दिमाग में ये बात कभी नहीं आई कि जातिगत जनगणना करनी चाहिए, उसके आंकड़े को जारी करना चाहिए। हो क्या रहा है 2014 से, जब से देश में मोदी जी का नेतृत्व आया है और जो लोकप्रियता मोदी जी की है, जिस तरह से उन्होंने 30 साल बाद देश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। ठीक है आशीष भाई, मैं एक सवाल लेना चाहता हूं। कांग्रेस जब हिस्सेदारी न्याय की बात करती है तो हिस्सेदारी न्याय वाले पन्ने पर दूसरा पॉइंट है कि कांग्रेस पार्टी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं गरीब सामान्य वर्ग को मिलने वाले आरक्षण पर 50% का कैप हटाएगी। गरीब सामान्य वर्ग को भी जो आरक्षण मिल रहा है वो उसको 50% कैप से हटाया जाएगा। इसका मतलब है कि गरीब सामान्य वर्ग के आरक्षण की भी बात कांग्रेस कर रही है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण और बनिया परिवार के गरीब दिखाई नहीं देते। मतलब ये तो लिखित डॉक्यूमेंट है ना, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि आप साबित कीजिए। नहीं स्वप्निल जी, जो डॉक्यूमेंट आप रीड कर रहे हैं, आज देश में आरक्षण कितना है मुझे बताइए ना। 50% की कैप तो पहले हट चुकी है। हाँ। अगर हम बात करें तो आज देश में SC ST को 22.5% आरक्षण है। नहीं, पर वो लिख रहे हैं ना गरीब सामान्य वर्ग, गरीब सामान्य वर्ग जो लिख रहे हैं। तो भाई आप क्या 50% हटाने की बात कर रहे हैं? आप लिख ही गलत रहे हैं। नहीं, आशीष भाई, मैं ये कह रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को आरक्षण SC ST, या चलिए आगे बढ़कर मैं धर्म पर भी बात कर लूं तो मुसलमानों के लिए हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी उसे जोड़ रहे हो, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि सवर्ण नहीं जोड़ रहे, जबकि उन्होंने गरीब सामान्य वर्ग लिखा है अपने ही घोषणा पत्र में। इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि थोड़ा क्लैरिटी अगर हो तो ज्यादा बेटर है। स्वप्निल जी, आपके दर्शकों को ये पता पड़ना चाहिए कि ये जो EWS का आरक्षण है कब आया है। ये जनवरी 2019 में आया है। करेक्ट है। हाँ। कांग्रेस ने कभी इसके लिए सोचा नहीं।
देश में इसको लागू करने में जो मोदी जी है उनका विजन रहा है कि उन्होंने समझा है, वो स्वयं गरीब परिवार से आते हैं, उन्होंने ठीक है। गरीबी देखी है। ठीक है। तो कांग्रेस को तो दशकों तक ये दिख ही नहीं रहा था ठीक है। कि देश में सवर्ण लोग भी हैं जो कि गरीबी में रह रहे हैं और जिनको आरक्षण की बहुत आवश्यकता है। ये कांग्रेस को क्यों नहीं दिखा? ठीक है, ठीक है। आशीष आशीष भाई अब मैं क्योंकि कांग्रेस को भी कांग्रेस- इस डिबेट में शामिल करना चाहता हूं। किशोर शर्मा जी, देखिए आपका एक पॉइंट तो मैंने खुद उठा के बताया कि उसमें आपने गरीब सामान्य वर्ग को कोट किया है, ठीक है, लेकिन उसके बाद जो पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 है, पॉइंट नंबर 3 है कि कांग्रेस शिक्षा एवं नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस को मिलने वाले 10% आरक्षण को बिना किसी भेदभाव के सभी जाति और समुदाय के लोगों के लिए लागू करेगी। बिना किसी भेदभाव के तो मतलब जो सिर्फ गरीब सामान्य वर्ग के लिए था आप उसको भी ओपन कर देंगे। पॉइंट नंबर 1 मतलब उनका हिस्सा कम होगा, इसमें फिर हिस्सेदारी न्याय कहाँ है। पॉइंट नंबर 2, कांग्रेस अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सभी रिक्त पदों को 1 साल के भीतर भरेगी। क्यों? सामान्य वर्ग में पद खाली नहीं है क्या? वो आपके ओपनिंग क्राइटेरिया में नहीं है? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। इस देश के बड़े मुद्दे हैं महंगाई और बेरोजगारी। आज प्रधानमंत्री जी बड़ी चिंता इस बात की कर रहे हैं कि ब्राह्मण और बनियों को आरक्षण की उनकी चिंता कर रहे थे। मैं सवर्णों की चिंता कर रहे, मैं जानना चाहता हूँ सारी बात को। 10 साल का कार्यकाल मोदी जी का हो गया। मोदी जी 10 साल के कार्यकाल में इतना बता दें कि ब्राह्मण बनियों के बेरोजगार बच्चों के लिए उन्होंने क्या किया। और एक बात बहुत बिल्कुल साफ है कि नीति और नियत भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल साफ है। वो किसी भी स्थिति में नहीं चाहते कि सवर्ण वर्ग को किसी आरक्षण का फायदा पहुंचे। मैं उदाहरण तौर पर आपको बताना चाहूंगा, पर मैंने जो आपको मैथ्स बताया उसमें तो वो कम ही हो रहा है, मैं आपको वही बताना चाहता हूं कि चुनाव आयोग ने इस बात को कहा कि आप धर्म और जाति की बात नहीं कर रहे। क्या चुनाव आयोग के कान बंद हो गए, उनको नजर नहीं आता? इन सारी चीजों को जब आदमी चुनाव हारने की ओर होता है तो पहले चरण पे वो धर्म पे आ जाते हैं, फिर बाद पाकिस्तान ले जाते हैं, फिर जाति पर दूसरे चरण में वो धर्म पर आते हैं, लेकिन पहले चरण से आप जाति पर हैं। हाँ, मैं आपको वही सारी बात कह रहा हूं। सुनिए कि आप ये बात कर रहे हैं तो ये मैं बता देना चाहता हूं कि अगर इकोनॉमिकल वीक सेक्शन का किसी को कंसेप्ट समझ में आया तो राजस्थान सरकार को समझ में आया। 1998 से 2003 के बीच में राजस्थान में कांग्रेस सरकार थी और कांग्रेस सरकार ने 2003 में इस बिल को रिजोल्यूशन पास किया था और उसको दिल्ली भिजवाया था। उस समय सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। अब कब भिजवाया था? 2003 में। और 2004 में आप आ गए थे यूपीए 1 के तौर पर। उसके बाद मनमोहन सिंह 2014 तक क्या किया आपने? हाँ, मनमोहन सिंह जी सरकार थी। और इस रिजोल्यूशन पे हाई कोर्ट ने स्टे किया लगातार 2 बार, इसलिए वो अटका रहा। फिर 2006 थे इसीलिए स्टे किया सर, बिना ग्राउंड्स के तो स्टे नहीं किया था ना। मैं आपकी वही से बात करता हूं। 2006 में एक कमेटी बनी और मनमोहन सरकार ने उस पर सारे स्टेट में उस पर स्टडी करी। स्टडी करने के बाद जो नतीजा निकला उस पर फिर राजस्थान सरकार ने 2008 में रिजोल्यूशन पास किया। और मैं बता देना चाहता हूं वो रिजोल्यूशन था 10% नहीं था ईडब्ल्यूएस का, वो रिजोल्यूशन था 14% का। और इस रिजोल्यूशन को पास करने के बाद हमने जो उसको वहां भेजा तो नरेंद्र मोदी जी जो बात कर रहे हैं, आपके मौजूदा वादे पे आएंगे दादा, आपके मौजूदा वादे पे आएंगे, आपके मौजूदा वादे पे आएंगे, आपके मौजूदा वादे पे आएंगे। किशोर भाई नहीं, 2 सेकंड नहीं 2 मिनट किशोर भाई प्लीज, इस बात को क्लियर होना चाहिए। मैं आप चाहता हूं आप मुझे क्लियर करें ईडब्ल्यूएस के लिए मोदी जी कितना चिंतित थे, इसको सामने आ जाना चाहिए ना। लेकिन मैं आपसे पहले आपकी क्लैरिटी चाहता हूं। आपका जो वादा है वो ये है कि ईडब्ल्यूएस को मिलने वाले 10% आरक्षण को बिना किसी भेदभाव के सभी जाति और समुदाय के लोगों के लिए लागू करेंगे। मतलब जिनके लिए वो बनाया आप उसको ओपन फॉर ऑल कर देंगे, तो कम कौन होगा? देखिए, सवर्ण ही कम होंगे ना। एक बात समझ लेना, सवर्ण कम होंगे कि नहीं होंगे? एक बात साफ समझ लेना चाहिए। इकोनॉमिकल वीक सेक्शन की जो डेफिनेशन है वो बहुत क्लियर है, ठीक है ना। और इस क्लियर सवर्ण कम हो रहे हैं ना सर आपके वादे से। आप सुनिए पूरी बात को कि इकोनॉमिक वीक सेक्शन की डेफिनेशन बहुत से एकदम क्लियर है। उसके तहत राजस्थान सरकार पूरा का पूरा बेनिफिट जो दे रही है वो उसी के तहत दे रही है। मंशा बिल्कुल साफ है, हम लोग उनको फायदा पहुंचाना चाहते हैं। उनको लोग बेरोजगारी और बेरोजगार जितने भी हैं, जहां भी दिक्कत आ रही है वहां जा रही, लेकिन टफ क्यों किया? टफ कर रही। मैं आपको मेरी बात एक बार क्लियर करना चाहिए। देखिए किशोर भाई, SC/ST आरक्षण में मैं जाके तो नौकरी नहीं ले सकता, ओबीसी आरक्षण में मैं जाके नौकरी तो नहीं ले सकता। अगर मुझे आरक्षण चाहिए तो मुझे ईडब्ल्यूएस सेक्शन में होना चाहिए, फिट होना चाहिए। उसको भी जब हम ओपन फॉर ऑल कर देंगे तो मेरा तो जो ऑलरेडी जो इतना सा क्राइटेरिया है वो भी तो कम हो जाएगा। मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि क्या ये वादा सवर्ण विरोधी नहीं हुआ? देखिए, आप ये जो बिल्कुल नैरेटिव आप जिसको आप बात कर रहे हैं बहुत क्लियर सा लग रहा है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। और इस कंफ्यूजन को आप कोई क्रिएट करने की कोशिश ना करें कि ये कोई कंफ्यूजन है।
SC/ST का एक रिजर्वेशन बहुत क्लियर है। ठीक है, हाँ। सवर्ण जहां इकोनॉमिकल वीक हैं वहां हम उनको फायदा पहुंचाना है और हम उसको पहुंचा रहे हैं, और इस काम को बड़ी ईमानदारी से राजस्थान सरकार ने पूरा किया है और आगे भी करेंगे। हम ये चाहते हैं, हमारी हमेशा इस बात पर डिमांड रही कि आप बीजेपी की नीयत क्यों नहीं रही हमेशा, बीजेपी क्यों ईडब्ल्यूएस का फायदा देना नहीं चाहती सवर्णों को। जो 14% का रेजोल्यूशन पास हुआ, मोदी जी ने उसको घटा के 10 क्यों कर दिया गया, और फिर उसको इतना टफ कर दिया गया कि आज एक लड़की जब एप्लीकेशन देती है तो उस एप्लीकेशन में उसके फादर, एक शादीशुदा जो बेटी है जब अप्लाई करती है तो उसके पति और पिता दोनों की संपत्ति इसमें शामिल होती है। आगे भी आपके पॉइंट्स हैं जो इसी से जुड़े हुए हैं, मैं उस पर भी बातचीत करूंगा, लेकिन आशीष भाई एक बार फिर मैं आपको ले रहा हूं। आशीष भाई, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपने ये कहा कि अच्छा, श्याम सुंदर शर्मा जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम सुंदर जी, आपका स्वागत है समाचार प्लस पर। मैं आपके पास आ रहा हूं, बस ये आशीष भाई से एक सवाल ले लूं। आशीष भाई, मैं आपसे ये कह रहा हूं, कांग्रेस ने जैसे ही आरक्षण पर बात की, आपने मेरे ओपनिंग स्टेटमेंट को पकड़ा, वहीं से मैं ये कह रहा हूं, उसके बाद से ही मैं आपको अनकंफर्टेबल देख रहा हूं। सबका साथ 2014 में नारा लेने के बाद 2024 में आरक्षण की बात आपको अनकंफर्टेबल क्यों कर गई? नहीं, देखिए स्वप्निल जी, भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को लेकर के कहीं भी अनकंफर्टेबल नहीं है। हमको ये समझना पड़ेगा कि कांग्रेस ने ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश क्यों की। जिस तरह से जनता ने 2014 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में उनको नकारा है, आप देखिए कि वो पॉइंट लेकर के आ रहे हैं जिसपे कि सारी गलती कांग्रेस की है। मैंने जब आपको अपने ओपनिंग रिमार्क में भी कहा था कि अगर ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया तो कांग्रेस ने नहीं दिया। आज भाई सवाल कहाँ बनता है? किशोर जी पूछ रहे थे कि भाई मोदी जी ने सवर्णों के लिए क्या किया, तो किशोर जी जो आरक्षण ईडब्ल्यूएस को दिया है, जिससे कि आप छेड़छाड़ की बात अपने मैनिफेस्टो में कर रहे हैं, वो आरक्षण मोदी जी ने ही दिया है, जो आशीष जी 14% का रेजोल्यूशन पास हुआ था, 14% का, वो 10% क्यों कर दिया गया? ठीक है, और कंफर्टेबल करना चाहिए, ठीक है, 2 मिनट। लेकिन आशीष भाई, सवाल क्या है ना, आपने कहा कि कांग्रेस ने एक नैरेटिव सेट किया। मैं ये श्याम जी से पूछना चाहता हूं, ठीक है, करने की कोशिश, आपको जवाब देने पड़ा बार बार, सफल कोशिश करी। ठीक है। श्याम सुंदर शर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी के नहीं, 2 मिनट प्लीज। श्याम सुंदर जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी के स्टेटमेंट को प्योर पॉलिटिकल स्टेटमेंट के तौर पर लिया जाए या कांग्रेस के स्टांस पर वार के तौर पर लिया जाए, या किस नजर से देखा जाए आपके हिसाब से? प्लीज, अगर चुनाव चल रहे हैं तो पॉलिटिकल ये है, इससे तो अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। अगर चुनाव नहीं होते, अगर कोई स्टेटमेंट दिए जाते, तो देखिए हर पार्टी के मुझे वोट मिले और मैं अपना वर्चस्व को दिखाने का प्रयास करूं। जैसे भी आशीष जी कह रहे थे कि मोदी जी ने 10% किया था, लेकिन आप राजस्थान सरकार की बात करेंगे, हमने आरक्षण पहले लागू करके दिखाया था, लेकिन क्योंकि हम कि राजस्थान सरकार को केवल राज्य में करने का अधिकार है, वो तो देश में तो लागू हो नहीं सकता था। इसलिए आपका केवल एजुकेशन में आरक्षण में किस तरह से किसको लाभ मिल जाए, केवल पढ़ाई वढ़ाई का था, कोई बहुत ज्यादा नौकरियों में उसका इफेक्ट नहीं देखने को मिला था। ये बात सही, जिस प्रकार से बातें होती, और आज भी जिस प्रकार का कि आज, पहले तो यही कहा जाता था कि बीजेपी किस वर्ग की पार्टी है। आपको पता है 2 वर्ग बताए जाते थे, अब 2 वर्ग की चिंता मोदी जी को चुनाव में होने लगी है। अब देखिए कहाँ बोल रहे थे वो, शिमला में बोल रहे थे। शिमला में किसकी स्थिति ठीक ठाक है? मोदी जी तो पुराने वहां के प्रचारक रहे, क्योंकि देखिए दूसरा घर बोला है उन्होंने हिमाचल को, तो नहीं, वो वहां के रहे और वो बहुत सारे लोगों को जानते हैं। तो देखिए उनका हर दे, और कल जिस लोकसभा क्षेत्र में दिल्ली में बोल रहे थे मोदी जी, वहाँ कितने % लोग क्या क्या है सबको पता है। इसलिए निश्चित तौर पर देखिएगा, मोदी जी का हर भाषा और हर भाषण एक अपने आप में महत्व रखता है कि किस चरण में कितना क्या बोलना है, कैसे क्या करना है। तो राजनीतिक तौर पर आशीष जी, कोई देखिएगा हर राजनीतिक पार्टी सत्ता पाने के लिए आती है और अधिक से अधिक वोट मिले और कैसे मिले, इसलिए नहीं। लेकिन क्या मौजूदा कांग्रेस 2024 के चुनावों में मौजूदा कांग्रेस का जो स्टांस है, उस स्टांस की वजह से मोदी द्वारा उठाए गए सवाल को वजन नहीं मिल जाता? मतलब आप देखेंगे जिस तरह से कांग्रेस चली है, टोटल दलित और पिछड़ा वर्ग पर ज्यादा फोकस करते हुए, मोदी के सवाल लॉजिकल हो जाते हैं और उसमें वजन दिखता है। देखिए, प्रधानमंत्री अगर कोई बोलता है तो सर्वे के आधार पर बहुत सारी चीजें उनके पास होती है, उस आधार पर बोला जाता है। अब
कांग्रेस ने जिस प्रकार से जातिगत आधार पर किशोर जी बार बार कर रहे थे, लेकिन किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं, बार बार देखिएगा कि चुनाव आयोग क्या कहना चाहता है, उसके बाद भी दोनों ही पार्टियां रुकी नहीं है, सब हाँ। कुछ बोल रहे हैं जो कुछ बोलना चाहिए। और देखिए 10% आरक्षण देने की बात हुई है, पहले 14% की बात थी, 10%, अब वो देखिएगा 49.5 था, और उससे बढ़कर के अब ये, क्योंकि देखिएगा बार बार बात आ रही है संविधान संशोधन 103 9 जनवरी 2019 को संविधान 130वां 113वां संशोधन में ये सब लागू कर दिया गया। लेकिन देखिएगा बार बार अब बात आ रही है कि हम वोट किसके चाहते हैं, हमको वोट कौन मिले, कैसे मिले, अब क्योंकि बहुत कम हो गया। अब देखिए अगर अब बात करें तो आज तक की बात करें तो जिस प्रकार से देखिएगा कि 25 मई को 487 हो जाएगी सीटें, केवल 7वां चरण बाकी रह जाएगा। तो इस आधार पर हम अब कौन कौन से राज्य हैं, क्या क्या है, कहाँ की स्थितियां हैं, वहां पर परिस्थितियां किस प्रकार की है, उस अनुरूप प्रधानमंत्री जी अपना भाषण देते हैं। तो देखिए वो लाभ लेने के लिए देते हैं, कोई ये नहीं कि देश के लिए नहीं, वो अपनी पार्टी को किस प्रकार से सत्ता में लाना चाहिए और किस प्रकार से। मैं आपको बताता हूँ श्याम जी, मैं मालूम वैसे तो मुझे बहुत लंबे देर तक लगता रहा कि इस डिबेट की, इस टॉपिक की डिबेट में आने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें नज़र में पड़ी जिसकी वजह से इस डिबेट को लाना ज़रूरी भी हो गया। मैं एक बार फिर उसे कोट करता हूं। मैंने हिस्सेदारी न्याय की बात की थी किशोर जी आपसे। अब देखिए मैं 2 प्रमुख वादे हैं आपके हिस्सेदारी न्याय में, उस पर आ रहा हूं। पहला तो ये कि कांग्रेस अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सभी रिक्त पदों को 1 साल के भीतर भरेगी। मैं फिर इस पॉइंट को दोहरा रहा हूं कि पद तो सवर्णों के भी खाली हैं, पर वो आपकी प्राथमिकता में नहीं है। पॉइंट नंबर 2, कांग्रेस अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग समुदाय के छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति दोगुना करेगी। ईडब्ल्यूएस की क्यों नहीं, विशेष रूप से उच्च शिक्षा के लिए। फिर बात है ईडब्ल्यूएस के लिए क्यों नहीं। कांग्रेस अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के छात्रों को विदेशों में पढ़ने में मदद करेगी, ईडब्ल्यूएस में आने वाले सवर्णों के लिए क्यों नहीं। ये 2 पॉइंट आपने अच्छे उठाए, मैं आपको जिक्र कर देता हूँ सारी चीज का। आपने कहा कि विदेशों में पढ़ने वालों की इस बारे इसका जिक्र भी हो जाएगा कि राजस्थान सरकार ने 500 सीटों को रिजर्व किया था ताकि बच्चे बाहर पढ़ने जा सकें। अब इसी सरकार ने, जो बीजेपी की सरकार 5 महीने पुरानी सरकार ने, उस सबको घटा के 300 कर दिया, उतना टफ कर दिया है कि हर आदमी पढ़ने नहीं जा सकता है। आपने इस बात को जिक्र आपका तो नेशनल वादा है, आपका नेशनल वादा बताइए ना। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको कह रहा हूं कि जैसे ईडब्ल्यूएस को लागू करने वाला राजस्थान पहला राज्य है, उसी तरीके से विदेश में भेजने वाले आप उसे नेशनल में कैरी नहीं कर रहे, हम अग्रणी हैं। आप नेशनल में कैरी नहीं कर रहे, आपके वादे अलग दिख रहे हैं। हम अग्रणी हैं अपने, जहां हमारे स्टेट गवर्नमेंट थी तो हम अग्रणी, हमने इनिशिएटिव लिया और आगे बढ़ाया उस सारी चीज को। पर सेंटर में जाके वही पॉइंट्स वीक हो जा रहे हैं। हाँ, मैं आपको वही सारी चीज को कहता हूं कि जब हम इस सारी चीज को लेकर बढ़ना चाहते हैं तो इस बात का बहुत साफ है कि हम हर जाति को न्याय देना चाहते हैं, हर जाति को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और उस स्तर के जाने के लिए पर इसी में तो अन्याय दिख रहा है। नहीं, कोई जस्टिफाई हो रहा है कैसे? अगर आप संविधान व्यवस्था देखें तो SC/ST का बैकलॉग भरने की व्यवस्था पहले से ही है। कोई ये चीज ये नहीं, पर जब आप छात्रवृत्ति की बात कर रहे हैं या विदेश भेजने की बात कर रहे हैं, तब आप ईडब्ल्यूएस वालों को बहुत पीछे रख रहे हैं, गरीब सवर्णों को पीछे रख रहे हैं। प्राथमिकता आपकी जो है होनी चाहिए, ठीक है, पॉलिटिकल मोटिव है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दिखने में तो फिर ये एक वर्ग के साथ या ईडब्ल्यूएस वालों के साथ अन्याय दिख रहा है। हमारा पॉलिटिकल मोटिव से ज्यादा सोशल सर्विस हमारा मोटिव है और हम लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक बात बहुत साफ, ये बात बहुत एकदम क्लियर है कि कहीं भी हम किसी भी जाति और किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहते और हम पूरी तरह से बढ़ाएंगे। अन्याय तो दिख रहा है ना सर। और मैं आपको वही बात, आपने ये थोड़ा ना लिखा है कि ईडब्ल्यूएस को भी भेजेंगे या ईडब्ल्यूएस की भी छात्रवृत्ति दोगुनी कर देंगे। ईडब्ल्यूएस के पास हमारे में योजना है ना, कहाँ योजना नहीं, कहाँ पीछे छोड़ रहे हैं हम स्टेट में अपना एग्जीक्यूट किया ना। श्याम जी को जोड़ रहे हैं, हमने बनाया। क्या बोल रहे हैं श्याम जी आप? देखिए किशोर जी एक बात को पूछना चाह रहा था, अशोक गहलोत ने जो योजना शुरू की थी, पहले साल में गए कितने थे और कौन लोग गए थे, उसकी जांच हो रही है ना। 200 ही लोग जा पाए, 500 का क्राइटेरिया रखने के बाद 200 जा पाए। इसका मतलब है कि 300 किया तो वो न्याय पूरा, और कौन लोग चले गए अभी तो। अरे श्याम जी 200 कौन, श्याम जी किशोर जी से पूछिए वो 200 कौन गए थे, वही जांच का विषय, सारे अधिकारियों के बेटे गए थे। वो तो सिस्टम है, वो तो देश का सिस्टम है, वो सिस्टम इस तरह का है कि अब आप उसमें सिलेक्शन किस तरह से होता है, उसमें उस पर सवाल उठेंगे ही और उसमें आपत्तियां आएंगी। आशीष जी, लेकिन आशीष भाई, वो स्कीम तो ओपन फॉर ऑल थी। नहीं ठीक है, लेकिन आशीष भाई मैं ये कह रहा हूं, इतनी सारी चीजें देखिए, ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश भी नहीं कर पाते अगर सेंटर में पद खाली नहीं होते, अगर भर्तियां रूटीन में निकल रही होती, अगर भर्तियां अपने क्राइटेरिया के हिसाब से हो रही होती, तो ना कुर्सियां खाली होती और ना नैरेटिव सेट करने की कोशिश होती। तो इस कोई बुराई नहीं है, हर सरकारों से कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, हो सकता है कि ये कमी रह गई।
आशीष जी एक बात और मान स्वप्निल लीजिएगा जी, हाँ। स्वप्निल कि- एक मिनट में जवाब देता हूँ। हाँ, स्वप्निल जी, हाँ। पिछले 1.5 साल से मोदी जी ने एक लक्ष्य लिया था कि हम 1 साल के अंदर केंद्र सरकार की जो विभिन्न, चाहे रेलवे मंत्रालय हो चाहे डिफेंस हो, उसमें हम भर्ती करके एक लक्ष्य लिया कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। और जगह जगह जॉब फेयर लगे, जयपुर में लगे, अजमेर में लगे, कलकत्ता में लगे, दिल्ली में लगे, भोपाल में लगे, नहीं, पर हर वो महीने सेंटर में जॉब खाली फेयर लगते थे पदों जहाँ पे चयनित लोगों को मैनेज नहीं कर सर्टिफिकेट सकते। दिया जाता था। मतलब मिशन मोड पे काम किया है सरकार ने नौकरी देने के लिए। नहीं, 10 आशीष लाख जी, आप- नौकरियां एक देखिए, साल के आशीष अंदर जी, दी आपकी है। सरकार ने तो ये कहा था कि ये केंद्र पकौड़े तलो सरकार वो ने भी किया है। रोजगार में आता है, ठीक। और 8.5 साल तक बेरोजगार नहीं, करने के बाद आप जॉब फेयर लगा रहे हैं, तो जस्टिफाई नहीं देश के बेरोजगारों के लिए। आशीष भाई मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, सेंट्रल ब्यूरोक्रेसी में और सेंट्रल लेवल पर जैसे रेलवे में और अन्य विभागों में जो पद खाली पड़े हैं, उसकी वजह से आप ही की गति धीमी होती है, आप इस बात को समझिए। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि वो पद खाली रह जाना आपकी नाकामी का एक एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं है कि वो एग्जाम्पल नहीं है। देखिए, कोई नाकामी नहीं है। अगर हम बात करें तो ठीक है। जब हमने सत्ता संभाली थी 2014 में, जब देश में जो स्थिति थी, देश विश्व में हम 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थे और फ्रेजाइल 5 के अंदर भारत का नाम आता था कि हम नाजुक अर्थव्यवस्था माना जाता था। और आज अगर हम बात करें 2014 में, तो आप देखिए कि हम टॉप 5 इकोनॉमी में हैं। और चाहे आप IMF की रिपोर्ट देख लीजिए, चाहे वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट देख लीजिए, अभी थोड़े दिन पहले यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट आई है, सबने माना है कि भारत पूरे विश्व में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। आशीष जी एक लाइन और जोड़ दीजिए, एक लाइन और जोड़ दीजिए। ठीक है। युवाओं की बेरोजगारी में मैं इससे पहले की क्लोजिंग कमेंट लूं, किशोर जी बताइए ना, 2 मोबाइल कंपनियां ठीक थी। है, इससे पहले आज मैं श्याम जी से भारत क्लोजिंग कमेंट लूं। पूरे किशोर जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, मोबाइल का। दो मिनट में से किशोर जी, बस एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या इस तरह के वादों पर लौट कर आना हमें कभी भी किसी एक दिन इस देश में मेरिट पहली प्राथमिकता होगी से 10 कदम पीछे नहीं ले जाता? देखिए, इन 10 सालों में जो देश की जो हालात हुई है, जिस तरीके से देश में बेरोजगारी दुनिया में नंबर 1 की स्थिति में आ गया है, तो इन हालातों से उबरने के लिए आपको एक प्रोजेक्ट लेना पड़ेगा, आपको एक कंसेप्ट लाना पड़ेगा, तभी देश ऊपर बढ़ पाएगा। ठीक है, ठीक है। सिर्फ कागजी आंकड़ों से काम नहीं चलेगा। ये श्याम सुंदर शर्मा जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी के स्टेटमेंट के बाद क्या आप किसी तरह का बाइफोकेशन देखते हैं वोट स्ट्रेंथ में? देखिए स्वप्निल जी, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी की बात को प्रधानमंत्री जी वही बात कहते हैं जो राजनीतिक तौर पर उनको लाभ देती है। अब क्योंकि कांग्रेस जिस प्रकार ताना बाना बुन करके सारी बातें, अब कांग्रेस खुद तो कह रही है कि 30 लाख नौकरियां देंगे, आरजेडी कह रही है 1 करोड़ नौकरी देंगे। तो देखिएगा कि आपस में समन्वय होने के बाद अगर सत्ता में आते तो मिनिमम प्रोग्राम बनेगा। अभी कांग्रेस की बात पूरी तरीके से देश में लागू हो पाएगी, संभव है क्या? मुझे तो नहीं लगता जिस प्रकार की बातें हो रही है। तो क्यों नहीं आपस में समन्वय अभी भी नहीं है। तो इसलिए किशोर जी बार बार बात कर रहे हैं। देखिए बार बार मैं कह रहा था कि जिस प्रकार की बातें हो रही है, 1 साल में भर देंगे, कैसे भर देंगे? अब देखिए संविदा के आधार पर जेएस लिए थे, आपने देखा था ज्वाइंट सेक्रेटरी पद संविदा के आधार पर लिए गए थे। पूरा एक कंपटीशन करके जिस प्रकार से हुआ था, क्योंकि संख्या में हमारे पास अधिकारियों की कमी पड़ गई तो उसकी पूर्ति करनी पड़ी। देखिएगा निश्चित विश्व बैंक के बाद मनमोहन सिंह की सरकार के समय कटौती करने का प्रस्ताव आया था, 5% हर साल कटौती करेंगे। तो कटौती तो जब से हो रही है, उसको अभी तक खत्म करने में सक्षम नहीं हो पाए। तो सरकारी नौकरियों के आधार पर बेरोजगारी दूर हो जाएगी, संभव नहीं है। इसलिए आपको तो स्टार्टअप और बहुत सारी चीजें करके आपको रोजगार देने की स्थिति पैदा करनी पड़ेगी। केवल सरकारी आधार पर बेरोजगारी समाप्त कर देंगे या कांग्रेस आने के बाद सब कुछ कर देगी? कांग्रेस की सरकार 10 साल रही है ना, पहले कितनी नौकरी दी, क्या हुआ, सबको पता है। नौकरियां कम की गई, घटाई गई थी, सबको पता है। इसलिए किशोर जी बार बार कह रहे हैं कि हमारे तो सब कुछ ठीक ठाक कर रहे हैं और बाकी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। श्याम जी, संविदा को नौकरियों में कन्वर्ट किया हमारी राजस्थान सरकार ने, ये आपने खूब देखा। नहीं, संविदा को विदा कर देंगे। आपने संविदा को विदा नौकरियों में कन्वर्ट हमने किया। आपने संविदा को विदा करने का वादा किया था, इसके बाद हमने विदा नहीं किया। हमने उसको बनाया, उसको एक आयोग बनाया, उस आयोग के तहत कार्रवाई शुरू होने जा रही है। नहीं, कहाँ सर, संविदा अभी खत्म नहीं हुआ। आपका वादा था इन 5 सालों में खत्म करने का, वो नहीं खत्म हुआ। संविदा नौकरियों में कोई दोहराई नहीं है। संविदा नौकरियों में कन्वर्ट हो गई और एक आयोग लेकिन बन मैं गया। एक बात ये कहना चाहता हूँ, आपके समय में बनाए गए पॉलिटेक्निक्स एंड ITIs
और बीजेपी के समय में बनाए गए कौशल विकास केंद्र अगर सही तरह से डिलीवर कर रहे होते तो आप विश्वास मानिए कि आपकी आधी जंग कंप्लीट हो चुकी होती, लेकिन आधी जंग कंप्लीट नहीं है क्योंकि वो डिलीवर नहीं कर रहे हैं और इसीलिए आप लोगों के पास वादा घूम फिर कर ये सेंट्रल में और स्टेट गवर्नमेंट की सरकारी नौकरियां हो जाता है। ये बात एक फैक्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ये था प्रश्नकाल। नमस्कार।